Al-Shabaab growing from Somalia's ruins. तो अल शबाब की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप या फिर वी कैन से इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप. तो इट इज एन affiliate of Al Qaeda which again waged the war against the Somali government. तो यहाँ पे हम जियो पोलिटिकल टेंशन की बात कर सकते हैं, कैसे इनका इम्पैक्ट होता है ऑन दी अदर कंट्रीज एज वेल. मेजरली जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये होता है, these tension and these clans that form. तो सोमालिया की अगर हम बात करते हैं फर्स्टली, तो इट इज अ कंट्री एज वी कैन सी हियर इन द मैप. इट इज लोकेटेड ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो सोमालिया इज द कंट्री हियर. एंड पहले फ्रॉम द 7 to the 19th सेंचुरी जो सोमालिया है और उसके नेबरिंग रीजन्स हैं वो सल्तनेट से रूल करते थे. सल्तनेट रूल करती थी वहां पर. बट लेटर ऑन 19th सेंचुरी से कॉलोनियल पावर्स आ गए. अगेन फ्रांस, ब्रिटेन एंड इटली, दीज आर द थ्री मेजर पावर्स. एंड वहां पर फिर दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग एटसेट्रा. उसके बाद से देवर वॉर्स एटसेट्रा ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम पीरियड इटसेल्फ. जैसे 1977 में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था इथियोपिया में. और ओगाडेन वॉर इज द नेम हियर दैट वी यूज हियर. फर्दर अब इशू क्या है कि देयर आर सेवरल ओकेजनल अटैक्स जो कि ये अल शबाब ग्रुप इट प्लान्स. करो बेटा स्टार्ट. दी तो क्लैन बेस्ड वायलेंस और पॉलिटिकल राइवलरीज हो रही हैं, जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन स्ट्रगल्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. अगेन जब बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होती देन दे लीड टू सच कंडीशंस, जैसे कि फेमीन, फूड इनसिक्योरिटी, डिस्प्लेसमेंट और रेफ्यूजी क्राइसिस. दीज आर द मेजर इश्यूज दैट आर बीइंग सीन हियर. सो ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा रीजन है अफ्रीका का? हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो इसमें 3 कंट्रीज हैं, सोमालिया हाईलाइटेड है, इथोपिया और जिबूती. हम्म. और आई थिंक ऊपर टॉप में जिबूती के ऊपर भी है एरिट्रिया. तो ये कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट करती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका. अब ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए भी और इवन बाकी कंट्रीज के लिए? बिकॉज वीसी के रेड सी से जो ट्रेड होता है उसके ऊपर जो सिक्योरिटी है, या इस रीजन में वीसी की ज्यादा पायरेसी भी है, तो पायरेसी इंसिडेंट्स और इंक्रीज हो सकते हैं. और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नॉर्थ में वीसी की येमेन, तो येमेन में भी वी आर सीइंग कि सिविल वॉर इज गोइंग ऑन. तो इंस्टेबिलिटी इन रीजन विल आल्सो हैम्पर द stability of the trade which is passing through the Red Sea and the Bab el-Mandeb Strait. एंड इसमें हम एक फैक्टर ये भी देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि यूएस का, यूएन का, वो भी एक रोल प्ले करता है यहाँ पे. इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन मिशन इन सोमालिया, जिससे हम ट्राई कर रहे हैं इन तीनों ही इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट से कि कंट्री के जो अंदर जो कंडीशंस हैं उनको हम स्टेबलाइज कर पाए. अल शबाब जो कि इट इज कंटिन्यूइंग टू थ्राइव डिस्पाइट due to the failure of the Somalian government to establish a strong central authority. तो कहीं ना कहीं वो स्पेस अल शबाब को मिलते जा रहा है, जिसकी वजह से ओवर टाइम वो परसिस्ट कर रहा है, जिसके साथ साथ लोकल बिजनेसेस पे टैक्सेशन लगाता है, एक्सटॉर्शन करता है, एंड ऑल्सो पोर्ट्स को भी कंट्रोल करता है. तो करंट सिचुएशन में सोमालियन गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स कर रही है कि इंटरनल करप्शन, पुअर गवर्नेंस और जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है उसको वो हैंडल कर पाए. बट आगे आने वाले टाइम में हम ये बोल सकते हैं कि एक कंबाइंड एफर्ट की हमें जरूरत है पूरे पूरे ही रीजन में स्टेबिलिटी लेके आने के लिए. एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जो, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि सिर्फ इस रीजन तक ही लिमिटेड नहीं है ये चीज. जो डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है वो सारी ट्रेडिंग रूट्स जो हैं वो भी फेस करती हैं इसका इम्पैक्ट. तो इनडायरेक्टली Also, पूरा वो हाँ, face करता
वी आर सीइंग कि डिफरेंट कंट्रीज स्पेसिफिकली अफ्रीका में बात कर रहे हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ग्रुप ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो मिलिट्री कू के इंस्टेंसेस भी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। ये जैसे ईस्ट अफ्रीका का एक एग्जांपल है। वेस्ट अफ्रीका में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक नाइजर नाइजीरिया, वहाँ पे मिलिट्री कू हुए हैं। तो इंस्टेबिलिटी इन द रीजन विल ओवरऑल ऑल्सो इम्पैक्ट कि जो इंटरनेशनल हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अफ्रीका में या इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स हैं, सो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डेफिनेटली उसके ग्रोथ के ऊपर भी जरूर आएगा। कि उसका जो हम हमारा जो इंटेंशन जो ऑब्जेक्टिव है, क्या हम उसको टाइमली बेसिस पे मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है अगेन रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस इन दीज कंट्रीज। तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस का क्या हम अगेन यहाँ पे इंक्रीज रोल देख सकते हैं आने वाले टाइम में कि नहीं, तो वो भी एक क्वेश्चन है। When no bar, extremophile bacteria have learned to survive microwaves. तो साइंटिस्ट ने ऐसे माइक्रोब्स को आइसोलेट करा है फ्रॉम वोल्केनोस, परमाफ्रॉस्ट, एसिड माइंस, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स और डार्क लेक्स किलोमीटर्स अंडर पोलर आइस। तो ये दिखाते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, सिंस दे हैव लाइव्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टिल दे कैन एग्जिस्ट एट लाइक वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, जैसे माइनस में भी, जैसे यहाँ पे लिखा है परमाफ्रोस्ट एक्सेट्रा, एंड इवन वॉल्केनोस में भी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी। जैसे कि आर्क बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल, जो कि हॉटेस्ट उसमें टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, अगेन एज अ टर्म सजेस्ट कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेन, यस, प्रीलिम्स में ऑलरेडी सेम क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हीट लाइक कंडीशंस में सरवाइव हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, तो सब में कर सकते हैं जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया। हाँ जी। और अब अगर हम बात करते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है, क्या इनका यूज है, तो मेनली दे कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड के कैसे दीज मैकेनिज्म्स दे वर्क। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत एक्सट्रीम यूज है। स्पेसिफिक अगर हम फील्ड की बात करें तो बायो रेमिडिएशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं बायो रेमिडिएशन, इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं सो एज टू डिकम्पोज और डिग्रेड या फिर ब्रेक डाउन of the harmful materials into the ones which are not harmful, and those can further be used. और molecular biology में जो इनका यूज है, that can also be studied here. और यहाँ पे माइक्रोवेव का दिस इज जस्ट रेलेवेंस कि जो भी ऐसे रेडिएशन वगैरह से ये एक्सपोज होता है, स्टिल दे डोंट गेट अफेक्टेड एंड दे आर प्रेजेंट लाइक ऑलमोस्ट एवरीवेयर। So these are the major points. Further, freedom from dependence, a new era in healthcare. So again, this article shows कि कैसे जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, it has undergone a seismic shift. जैसे कि टॉप अगर हम अभी स्कीम की बात करें तो दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें अगेन 500 मिलियन इंडियन इंडिविजुअल्स दे विल बी प्रोवाइडेड 5 लाख तक का बेनिफिट पर ईयर। तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का क्रिएशन होना। फर्दर अदर स्कीम्स की अगर हम बात करें तो वी हैव मिशन इंद्रधनुष, जो प्राइमरीली वैक्सीनेशन के लिए। दीज आर द टॉप 2 स्कीम्स है। और अगर हम और ज्यादा बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस में अभी भी इंडिया इट इम्पोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। तो वहां पर द प्रोडक्शन इट नीड्स टू इंक्रीज और वी नीड टू अचीव सेल्फ रिलायंस। जैसे कि कोविड के टाइम पर भी इवन दो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो बेड्स थे, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट फेल अपार्ट, दैट इट वाजंट सफिशिएंट इनफ। तो यहाँ पर
we need to invest more. Further, research और development में again high quality और affordable healthcare solutions they also need to be developed. और प्राइमरी लेवल पर ही उसको डिजीज को या फिर डायग्नोस करना एंड फिर उसको सॉल्व करना दैट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट. ये कैसे हो सकता है? मोबाइल वैन्स का कंसेप्ट, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए या फिर जो अवेयरनेस ड्राइव्स होती हैं इन सब के लिए मोबाइल वैन्स दे कैन बी यूज्ड, ताकि एट होम ही द ट्रीटमेंट इट इज प्रोवाइडेड. टेलीमेडिसिन दैट इज आल्सो अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि बहुत ही इजीली जो एक्सेसिबिलिटी होती है और टाइम होता है डायग्नोसिस का वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. और रोल ऑफ यूथ ऑफ इंडिया दैट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, ताकि हम ब्लेंड कर सके साइंस टेक्नोलॉजी और कंपैशन को. New Zealand charity accidentally gives away candy made of lethal amount of meth. So this is methamphetamine. Methamphetamine is the chemical that is used there. And again ये जो candies हैं, ये जो drugs हैं, ये candies की तरह disguised थे, इसीलिए charity accidentally distributes it. तो यहाँ पे any additions मानसी थी करना है? यहाँ पे हमारे लिए बस नेम ऑफ केमिकल इज इम्पोर्टेंट. और जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनली, इंडिया के जो कफ सिरप्स हमने एक्सपोर्ट किए थे टू अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नामीबिया, दे केम अंडर क्वेश्चन. सो वहां पे भी मिथाइल ऑक्साइड आई थिंक वाज द केमिकल व्हिच वाज ससेप्टिव कि वो यूज किया गया, व्हिच इज अगेन लीथल एंड टॉक्सिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो सिमिलरली यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज्ड सर्विलेंस या इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रग स्टैंडर्ड्स और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. Thank you. So 3 more Ramsar wetland sites now in India, taking total to 85. So यहाँ पे we can talk about the Ramsar sites. तो total जो sites हो गई इंडिया में, they now become 85. New sites कौन कौन सी है? Nanjarayan, Kazubeli Bird Sanctuaries in Tamil Nadu और Tawa Reservoir in Madhya Pradesh. So Tamil Nadu and Madhya Pradesh में these are the new 3 sites that have been found. Currently, Tamil Nadu has the highest number of Ramsar sites, followed by Uttar Pradesh. और इंडिया में जो रामसर wetlands हैं, they make up around 10% of the total wetland area in the country across 18 states. इंटरनेशनली बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको, इनके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, whereas जो बोलिविया है, it has the largest area under the convention's protection. तो जो ये रमसार कन्वेंशन है, it mainly supports the vulnerable endangered और जो critically endangered species होते हैं. Again एक तरह का biodiversity hotspot ही है ये in the ecological communities. So Ramsar Convention, जब Ramsar बोलते, Ramsar is a city in Iran. It was signed that is why it was named as Ramsar Convention, signed in 1971. It is also definitely signed by India. So the aim of this convention is to conserve and sustainably use these wetlands. So इनके क्या different functions है? Ecological functions हैं, economic है, in terms of again promoting more tourism, ecological tourism, cultural, scientific and recreational value है. So that is why protection of Ramsar sites is important, and overall these are also very important climatologically. अगर हम बात करें, these are a significant source of carbon storage also at the same time, and conservation and wise use होना चाहिए. अगर आप again a site has been declared as a Ramsar site, Ramsar sites जो हैं they are recognized for their international importance, particularly in terms of waterfowl habitat हम इनको बोलते हैं, because wetlands हैं ये, and monitoring and reporting होती है फिर timely basis पे. They are required to monitor the condition of the Ramsar sites
and it has to be reported to the Ramsar Secretariat about the conservation status, क्या हम और efforts लिए हैं हमने, and it also promotes international cooperation in terms of the shared wetland species, overall conservation of wetland ecosystem globally. So और बाकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स है जैसे चिलिका लेक हो गया इन उड़ीसा, केला दी नेशनल पार्क राजस्थान, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कोस्टल लगून्स की अपनी इम्पोर्टेंस है और जो यूनिक इकोसिस्टम हमें यहाँ मिलता है उसका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड इंडिया में वी हैव द नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, सो पर्टिकुलरली इंडिया स्पेसिफिक ही है। ओके, कैन कंटिन्यू। Thank you, Deeparand. Celebrating jute, the sustainable fiber of the future. तो jute को हम golden fiber भी बोलते हैं। तो here major जो production है that is done in West Bengal, jute की production. Again here we talk about jute sector's achievements during last 10 years. तो state of art building, Patsan Bhavan in Kolkata for all jute, तो ये specific एक infrastructure dedicate करा है for the jute production and selling etc. for all jute organizations under the Ministry of Textiles. तो jute mills जो है वो increase कर दी गई है to 113 by opening 23 new mills. और jute day 27 जुलाई को celebrate होता है। The girl children of the jute mills and jute MSME unit workers awarded scholarship. तो यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। These are the major achievements here. और टॉयलेट ब्लॉक्स का क्रिएशन अंडर स्वच्छ भारत अभियान। एंड जूट हम बोल रहे हैं कि अगेन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया मैंडेटरी यूज ऑफ जूट इन पैकेजिंग, सो इसको मैंडेटरी कर दिया गया, इट इज बाइंडिंग अगेन कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ जूट पैकेजिंग के लिए यूज करना ही पड़ेगा। सो वी आर ट्राइंग टू अगेन इंश्योर एंड कि इसको हम प्रैक्टिकली एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक यूज करें, स्पेसिफिकली अभी पैकेजिंग पे हम फोकस कर रहे हैं। सो इट इज अ सस्टेनेबल बायोडिग्रेडेबल नेचुरल फाइबर। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया में कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे वी आर सीइंग ज्यादा ग्रो किया जाता है, तो इट इज इन बिहार, असम, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो वेस्ट बंगाल टॉप है, उसके बाद ये स्टेट्स हैं। एंड इवन जब हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड की, तो उस टाइम पीरियड पे भी जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली जूट कल्टीवेशन पे भी हुआ। तो उस टाइम पे जूट हो, कॉटन हो, तो ये मेन एरियाज पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। और उसका इम्पैक्ट अगेन इतना लॉन्ग टर्म था कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव और टू कम, नॉट सर्वाइव, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ दैट फुली। एंड अभी जैसे हम ज्यादा जूट मिल्स की बात कर रहे हैं कि वो सेटअप की जा रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वो जो सूटेबल हैं फॉर द जूट कल्टीवेशन इंक्लूड्स द एलुवियल सॉइल, जो कि अगेन गैंगेस डेल्टा में हमें ज्यादा मिलता है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। एंड ideal climate will be warm and humid conditions, heavy rainfall, and plenty of sunshine. So these are the climatic conditions which support the jute cultivation. India is the largest producer of jute in the world. So this is important fact. And it is sown between March and May and harvested between July and September. So West Bengal में for example Hooghly River के banks के ऊपर we are seeing major जो jute mills है West Bengal state में located है। उसमें भी डिफरेंट वेराइटीज है। जूट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं फॉर लाइक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको हेसियन बोलते हैं, जिसको बर्लाप भी बोला जाता है, BURLAP। फिर सैकिंग के लिए हो गया, रोप्स बनाने के लिए, कारपेट्स एंड टेक्सटाइल्स में जूट की एप्लीकेशंस हैं। एंड ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एम्प्लॉयर्स क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यही है कैसे हम इसमें वैल्यू एडिशन और फोकस करके एक्सपोर्ट पे फोकस किया जा सकता है। तो हमारे लिए इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट मार्केट्स है US, UK, जर्मनी और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी। सो कंपल्सरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट जो हम लेके आए हैं जूट के लिए 1987, सो इट mandates the use of jute bags for packaging of certain commodities, food grains के लिए या शुगर के लिए।
तो इट इज बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली फाइबर, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, जैसे आपने बोला, रिसाइक्लेबल है, शॉर्ट क्रॉपिंग साइकिल भी है, तो एक कम टाइम पीरियड में इसको हम ग्रो भी कर लेते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशंस कंसर्न हमारे लिए, लेबर इश्यूज, लेबर सेफ्टी, उनकी वेजेस, ये कंसर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी। और मॉडर्नाइजेशन नीड्स, हमें जूट मिल्स को और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। जब हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स की बात करते हैं तो उसमें अगेन कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें और कम करने की जरूरत है। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करते हैं जूट इंडस्ट्री प्रमोशन के लिए, तो एनजीबी, विच इज नेशनल जूट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, so they are the again major regulator and initiator of different policies, तो यही important है। Freedom to be and become. The courage to value independence and strive for it begins at home, letting a child ask why. तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है कि since childhood we all ask the question why, but as we grow up we stop asking this question and start accepting things the way they are. एंड अगेन यहाँ पर अगर हम रूलिंग की बात करते हैं या फिर पॉलिटिकली जो एक स्टेट होता है ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, उसकी अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्टेट, तो उसमें भी जो मचियावेली है, a major philosopher and thinker, he argues that a ruler who puts fear into his people is better able than the ones who preaches love to suppress dissent and rebellion and thereby preserve law and order. तो point here is कि fear को put करना is only way of suppression. उससे जो oppression and the later stages, only that will be watered and rooted. उससे it will not happen कि the people will feel contented and उनकी जो बात है वो सुनी जाएगी. For example, the pressure groups etc. that are mainly created for their special interest, तो वो भी एक तरह का एग्जाम्पल है कि how they oppress and present their viewpoints against what all is going wrong. जो यूनिफॉर्मिटी है या फिर जो हम बात करते हैं होमोजेनिटी की, be it among the cultures या फिर इकोनॉमिकली, that is not idealistic and वो एक तरह का बस यूटोपिया है, that can never exist. So what is important is कि the vulnerable sections, they must be supported more and encouraged. एक तरह का positive discrimination, it must exist on the path of social justice. और ये जो curiosity की spirit है, this must also stay among all the individuals. So instilling fear and then ruling is, I would say, is not a democratic method of governance. एंड ऑल्सो जैसे यहाँ लिखा है लेटिंग अ चाइल्ड आस्क व्हाई, तो ये जो हमारा अगर हम हाउस होल्ड एनवायरमेंट की बात करते हैं तो दिस इज नॉट व्हाट इज अगेंस्ट सपोर्टेड। तो लेटिंग द चाइल्ड आस्क व्हाई इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि वो इनिशियल ईयर्स है चाइल्ड के अगेन पर्सनालिटी फॉर्मेशन के लिए। सो दिस बिकेम्स ingrained and later on then we, that is why we are not focusing upon this why element of the thing, which actually is driving towards finding logic and rationality in something. So this should be supported जब हम हाउस होल्ड लेवल की बात करते हैं, and even in schools also, जैसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये जो बिल्कुल माइक्रो एलिमेंट्स है ये भी एक पार्ट होना चाहिए जिसपे हमें पर्सनालिटी फॉर्मेशन पे वर्क करने में हेल्प करेगा। और अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, उसको भी हम बेटर लेवरेज कर पाएंगे। तो साइंस सेक्टर हो या फिर प्रमोशन ऑफ मोर इनोवेशंस हो, तो इट इज कनेक्टेड विद दैट आल्सो, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन अ चाइल्ड्स माइंड। Okay, you can move on. Viksit Odisha, development redefined. So these are the major progress reports that are being seen here. Top, अगर हम बात करें तो provision of rupees 200 crore to espouse the cause of Odia Asmita.
फिर बजट एलोकेशंस भी यहाँ पर दी गई हैं। इम्पोर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो समृद्ध कृषक योजना, जिसमें कि ₹5,000 crore का एलोकेशन है, एंड परचेज ऑफ पैडी फ्रॉम फार्मर्स एट ₹3,100 per quintal। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड फॉर नॉन रेजिडेंट वर्कर्स, तो स्टेट को एक हब बनाना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। अगेन वी टॉक अबाउट मिलेट्स एज वाटर रेजिलियंट क्रॉप्स, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स जिनमें वाटर की भी कम नीड होती है, एंड ऑल्सो एज एन ऑल्टरनेटिव टू व्हीट एंड पैडी प्रोडक्शन। जल जीवन मिशन, it ensures availability of pure drinking water, तो again water accessibility and also portability, कितना वो साफ है and can it be utilized or not। फिर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसमें एक्सटेंशन क्वालिटेटिव हेल्थ केयर। फिर गोपा बंधु जन आरोग्य योजना, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन बैंक को क्रिएट करना फॉर द स्किल ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस, और इंडिया स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन हॉकी टीम continues until 2036। Again, sports तो sector। यहाँ पे जो सारे मेजर्स हैं क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? दिस इज सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, कीपिंग अगेन द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी अंडर फोकस, एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी की वजह से वी आर सीइंग दी पॉजिटिव रिजल्ट्स। सेम एडवर्टाइजमेंट फॉर अरुणाचल, बिल्डिंग विकसित अरुणाचल। तो अगेन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो what is the approach that is being used here? Again, citizen centric approach, और हम बोल सकते हैं कि bottom to up approach। increase in the state budget, 186% increase हुआ है, एंड ईयर ऑफ यूथ 2024 to 25 को ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर करें। फिर स्कॉलरशिप फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, उसके ट्रेनिंग में फॉर गेनिंग एडमिशन। कमर्शियल पायलट लाइसेंसेज में 75% स्कॉलरशिप, और यूथ को और ज़्यादा प्रॉस्पर करना, उनको और ज़्यादा एनकरेज करना। एम्प्लॉयमेंट क्या बात हो रही है स्पेसिफिकली इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल। और 3D प्रिंटेड क्लासरूम्स, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एनहांस करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो मदर्स किचन्स, तो 250 मदर्स किचन्स हुए हैं, तो दीज आर कलेक्टिव एट ईटानगर, जहाँ पे जितने भी ऐसे चीज हैं जो डिस्प्ले कर सकते हो, सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो अगेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव सेला टनल और नेचीफू टनल। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड क्लासरूम कंप्लीटेड इन द ट्विन कैपिटल सिटी ईटानगर एंड नाहरलगुन। तो जो मॉडर्न इमर्जिंग एरियाज हैं, वी कैन से कि उन पे फोकस किया जा रहा है, चाहे वो यूथ हो या फिर अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिजिकल कंसोलिडेशन एट द स्टेट लेवल हो। एंड उसको जो फंड्स हैं हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ कर रहे हैं, न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे 3D प्रिंटिंग हो गया, एंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी लाइक रोड कनेक्टिविटी हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे, कैपिटल एसेट क्रिएशन पे हम फोकस कर रहे हैं। देखोगे तो नीचे ऑयल पाम प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज स्कोप है, हम वहां पे भी फोकस कर रहे हैं। और जो माइक्रो अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज है, या फिर अगेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ है, उन सब पे भी फोकस किया जा रहा है एट द सेम टाइम। तो ये क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डोन्यू पोलो, तो क्लियरली मेंशन्ड है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, and then again farmers, everything is under again being taken care of. So Arunachal Pradesh will rise like the dawn, strong, dynamic and resilient, steadily progressing towards its destiny in the sacred Amrit Kal. And strategic location bhi hai Arunachal Pradesh ki, because it is sharing the international land border with China and Myanmar, so even location is also very important. एंड इसके साथ साथ इमेज के अंदर हम सेला टनल भी देख सकते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया में, और एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी पूरे रीजन को। एंड ऑल्सो अंडर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वी आर डिफेंस रिलेटेड, जिसके हमने बात करी। बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में भी अभी रिसेंटली जो 3 विलेजेस है उन पे चाइना ने अपना क्लेम शो करा था,
तो again defense relation में भी it becomes important. इजी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो गया या फिर इवन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म हो गया, तो दोनों को आगे So सपोर्ट what करेंगे. what I believe we can do is that Karuna, you can take up such infographics for the last 6 months, only infographics, and we'll Yes. create a series only with the infographic. Okay. Hello, can you hear me? Yes, sir. जी सर. So you create, Mansi, you keep a track. So she'll just create infographic. That's all. ओके सर. Only infographic. Thank you. जितना पीछे जा सकती है. हाँ जी Check सर. out Telegram groups also. Check out different Telegram groups also. जी सर. नेक्स्ट टॉपिक प्रेरणा. Yes. 45% Indian Americans went after 2010, median age below US average. So this is a report, and it shows that around half of the over 5 million Indians जो US में रहते हैं, they migrated after 2010. और जो median age है वो 36 years है. Indian American communities. और ये younger है from that of the US average. तो ये दिखाया जाए कि जो यूथ का माइग्रेशन हुआ है मेजरली इन द यूएस. और जो सो मेजर ड्राइवर इसके पीछे क्या है? बेटर लिविंग कंडीशंस, व्हिच इज अगेन एंड kind of a perception before going or before migrating to such countries. Medium income की जैसे यहाँ बात की गई, it is nearly double the US average, $136,000. So Indian diaspora is contributing 5 to 6% of the US taxation also. So we are talking about एक तरीके से this is a brain drain. But emerging areas of interest जो है, that why people are migrating there is STEM sector. So India is definitely focusing there. We're also equally focusing upon how women participation can increase that, and India is one of the leading countries having highest share of women in the STEM sector, even globally. So healthcare and Indian origin physicians, they comprise 10%. So healthcare sector maybe we are seeing major that is again a driver जब हम employment opportunities की बात करते हैं. But challenge क्या आएगा अब ये है कि developed countries already they are developed countries, तो कितना scope of वहाँ पे और potential growth है future का, that is one aspect. And then वहाँ पे we when we talk about again USA की बात करते हैं, तो even जब हम बात करते हैं coming back of the Trump administration, तो they focus upon again making America great again. They focus upon कि Americans को ज़्यादा employment preference मिलने चाहिए. So वो एक challenge है. एक challenge है again racial discrimination is one of the challenges that is faced in different countries across, like US है, UK है. So such crimes against on the basis of racial discrimination is also increasing. So even in national education policy, we are also equally focusing upon setting up the campus of the foreign universities in India. So that would also somewhere reduce this rate of migration to other countries. and also changing the structure of the education system. That also becomes important. जैसे कि various fields में they can take combination of Yes. subjects. And even scientific developments, research and development, maybe we are seeing that we have this data, National Bureau of Economic Research and Harvard University. So उनकी report बोल रही है कि Indian diaspora share of patents has increased from 1.9% to 10%. So share of Indian diaspora है. So again यहाँ पे भी हम बात करें जो IPR rights हैं, intellectual property rights. So उसमें research and development में हम बोलते हैं कि the share of percentage of GDP to the research and development sector, that should increase, because that is one of the lowest in India. For example, it is I think 0.7% or 0.8% of the GDP. Then UAE की बात की जा रही है, Central Asian economies, that is also one of the largest homes of the Indian diaspora, and US is the home to the second largest. Next, the trial that progressed rapidly towards independence. So again, this article mainly presents the major incident या फिर major uprising, also we can say protest, जो कि हुआ था right before
independence, right before we got independence. तो रेड फोर्ट ट्रायल्स की यहाँ पे बात हो रही है, विच वर अ सीरीज ऑफ कोर्ट मार्शल्स जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने टेक प्लेस करे थे ऑफ द फॉर द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि फॉर्म हुई थी बाय मिस्टर सुभाष चंद्र बोस. तो ये जो ट्रायल्स हैं ये रेड फोर्ट पर हुए थे, एंड देन सडनली जो पब्लिक सेंटिमेंट है इट वाज आउटरेज्ड, और डिमांड हुई थी देवर डिमांड हुई थी ऑफ द जस्टिस, एंड दिस लाइन वाज यूज्ड, दैट इज लाल किला से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज. तो these were all condemning the trials, और डिमांड करे थे कि जितने भी INA soldiers हैं they must all be exonerated. So this is a major incident here which shows के जिसके बाद जो इंडिपेंडेंस का जो के टुवर्ड्स जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो गया, फास्टन हो गया. That was already going on since almost a century and a half. For the Hindus of Bangladesh, so where does the minority community under attack of post Hasina period live in Bangladesh? तो यहाँ पे डेमोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रखा है डिवीजन वाइज ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश, और कैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग पार्टीशन, माइग्रेशन एक्सेट्रा जिसकी वजह से कि ये शेयर है. तो हियर वी कैन सी सबसे पहले तो जो डिक्लाइन है वो रैपिडली फॉल हुआ है आफ्टर 1951 के बाद से इट हैज स्टार्टेड. And as we know कि जो बांग्लादेश है it was earlier part of East Pakistan. It was earlier called East Pakistan, but later जब elections में when the leaders here won of the Awami League, but the ones in the West Pakistan didn't agree to it, तो उसके बाद से 1971 का war हुआ, Bangladesh war, where Bangladesh got independence, and तब से Awami League it had established its government. सो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली ये एरियाज हैं यहाँ पर, जैसे कि नॉर्थ में वी कैन सी 13%, एंड बिल्कुल ईस्ट में ऑल्सो वी कैन सी 13%. रामपुर में सो इंडियन स्टेट्स कौन सी हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ? कैन यू नेम देम? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा आई गेस. जी, असम, मेघालय और मिजोरम. तो देयर आर 5 इंडियन स्टेट, एंड इंडिया का जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ ही है. इट इज, आई थिंक, देखना पड़ेगा क्या है एग्जैक्ट. इट इज 2217 जो लॉन्गेस्ट वेस्ट बंगाल शेयर करता है, बट टोटल हमें देखना पड़ेगा कितने. And BSF is the security force which again is deployed in order to ensure Bangladesh, if you talk about border, India and Bangladesh, if you talk about border, then it goes into, you know, one of the longest boundaries, because it जी is सर. surrounding in that way. यस. हाँ सर, उसी में देख रहे हैं कि कितना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द दिस बॉर्डर, वो चेक करना पड़ेगा.